हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं एमएसएन सेकंड जिसमें हमारी यूनिट 8 चल रही है और अब हम ये टॉपिक डील करेंगे जिसका नाम है एड्स या एचआईवी। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये, जिसको एड्स कहते हैं, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है और जिसका कॉज है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स के रोग के बारे में सभी जानते हैं। ये जो फर्स्ट टाइम ये जो एड्स है ये आया था हमारे यहाँ 1981 में अमेरिका के अंटलाटा प्रांत में पाया गया था। इस व्यक्ति की मृत्यु न्यूमोसाइटिस कॉर्नी इन्फेक्शन से हुई थी। ये हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट में कब देखा गया था? 1981 में अमेरिका में देखा गया था, जहाँ पर फर्स्ट जो पर्सन था उसकी डेथ हो गई थी इस डिसऑर्डर के थ्रू। ठीक है। भारत में एड्स का प्रथम रोगी चेन्नई में सन 1986 में पाया गया था। वर्तमान में एड्स गंभीर यौन संक्रामक रोग है। मतलब जब आप बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया में एड्स का जो फर्स्ट जो पेशेंट था वो कहाँ पर मिला था? चेन्नई में 1986 में मिला था। तो एड्स क्या है? प्रेजेंट में क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एड्स क्या होता है, एचआईवी क्या होता है। एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करने वाला यौन संक्रामक रोग है, जिसे एचआईवी संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाती है। मतलब क्या है? एड्स क्या है? एक डिसीज़ है ना? डिजीज़ है जो कैसे एक मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है, मतलब इम्यूनिटी को ये कमज़ोर करता है। और ये किसके द्वारा कॉज होता है? जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है उसके थ्रू ये कॉज होता है, जो कि सीधे क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी पे अफेक्ट करता है और उसको वीक करके क्या करता है? हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब रोग कारक देखते हैं, एटियोलॉजी क्या है इसकी और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। एड्स रोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस संक्रमण के कारण होता है। जैसा कि आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया मैंने कि एड्स जो है वो इसका कॉज क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जिसके कारण ये एड्स कॉज होता है। ये निम्न प्रकार से हो सकता है। अब इसके रीज़न देखते हैं कि ये किस टाइप से होता है। असुरक्षित यौन संबंध, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप से ये रोग कॉज होता है, डिसीज़ कॉज होती है। गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु को, जैसे अगर मदर को अगर एचआईवी पॉजिटिव मदर है तो बेबी भी एचआईवी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब बेबी मदर के प्लेजेंटा में रहता है तो क्या होता है? माँ से सारा न्यूट्रिएंट्स बेबी को मिलता है। किसके थ्रू मिलता है? प्लेजेंटा के थ्रू। तो जैसे सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो उसी प्रकार से प्लेजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू क्या होगा? बेबी को भी एड्स हो जाएगा माँ के थ्रू। स्तनपान, मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है मदर तो क्या होगा? अगर मदर इस डिसीज़ से अफेक्टेड है तो जो बेबी है वो भी इस डिसीज़ से अफेक्टेड होगा। असुरक्षित रक्त चढ़ाना, मतलब क्या है? अनसेफ ब्लड ट्रांसमिशन, मतलब जब हमने अगर किसी यूनिवर्सल प्रिकॉशन पेशेंट का अगर ब्लड चढ़ा दिया एक हेल्दी पर्सन में जिसको एचआईवी पॉजिटिव है, उसका ब्लड यदि हमने एक हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया तो क्या होगा? जो हेल्दी पर्सन है वो भी इस एचआईवी पॉजिटिव का शिकार हो जाएगा। ठीक है। अंग प्रत्यारोपण, मतलब अगर बॉडी के किसी पार्ट का हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी पार्ट को, तो तब भी ये जो डिसीज़ है एचआईवी ये कॉज होगी। संक्रमित देह तरल से संपर्क, देन संक्रमित सुई का उपयोग। अब वही है कि अगर एक निडल से हमने किसी पेशेंट को जो कि एचआईवी पॉजिटिव है यदि उसके लिए यूज़ की है और उसी निडल से हमने दूसरे पेशेंट को अगर आईएमआईवी जो भी है अगर कोई मेडिकेशन दी उस निडल के थ्रू, तो क्या होगा? जो हेल्दी पर्सन है वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। एड्स में उद्भवन काल निश्चित नहीं होता है, यह 15 to 20 वर्षों तक भी हो सकता है। मतलब इसका कोई एक ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। इसके सिम्टम्स या तो 15 साल में, 20 साल में भी दिखाई दे सकते हैं। एचआईवी संक्रमण के
6 to 8 सप्ताह बाद रोगी के शरीर में HIV के प्रति एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। मतलब क्या है, जब HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, जैसे नॉर्मली कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, हमारे WBCs एक्टिवेट हो जाते हैं और एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं और ये क्या करते हैं, एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और फाइट करके क्या करते हैं, उनको किल कर देते हैं। बट अब क्या है, यहाँ पर वही चीज़ होगी कि जब वायरस जो है बॉडी में एंटर किया तो अब एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, और उससे फाइट करेगी। HIV को लिम्फेडेनोपैथी वायरस भी कहते हैं, मतलब लिम्फेडेनोपैथी वायरस भी कहते हैं HIV को। अब HIV संक्रमण के बाद क्या होता है, मतलब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, HIV फर्स्ट या प्राइमेट रेट्रोवायरस और HIV सेकेंड। अब जो HIV फर्स्ट वायरस है HIV सेकेंड की तुलना में, मतलब उसके कंपेयर करें तो कितना है, ज़्यादा होता है। कौन सा वायरस, HIV फर्स्ट जो है वो HIV सेकेंड की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। HIV फर्स्ट को सीमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस भी कहते हैं। शरीर में म्यूकस मेम्ब्रेन को पार करके यह प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करने के पश्चात T4 या CD4 कोशिकाओं, जो कि T हेल्पर सेल्स होते हैं, उसमें संलग्न हो जाता है। मतलब क्या है कि क्या करेगा, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें ये एंटर हो जाएगा। अब एंटर होने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारी T4 सेल्स, जो बी सेल्स, T सेल्स जो होती है ना, जिसमें T4 सेल्स जो होती है, तो ये क्या करेगा, T हेल्पर सेल्स के साथ क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा और क्या करेगा, फिर ये T4 जो सेल्स हैं उसमें एंट्री करके क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या करेगा, ये DNA के रूप में, मतलब DNA में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, अब DNA में फॉर्म हो गया, अब जो HIV का DNA है वो क्या करेगा, T4 सेल्स के DNA से ज्वाइन हो जाएगा। अब HIV DNA की अनेक प्रतिलिपि कॉपी तैयार करवाता है। मतलब क्या है, अब ये मल्टीप्लाई, क्या जैसे बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी टाइप से ये भी मल्टीप्लाई होगा। इससे T4 सेल्स की मृत्यु हो जाती है, परिणाम स्वरूप में T4 सेल्स की संख्या घट जाती है, जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। मतलब अब क्या हुआ, T4 सेल्स जो है वो क्या किल हो गए। अब क्या हुआ, अब T4 सेल्स की जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी में कम हो गई। अब उससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई। अब इम्यूनिटी वीक होने से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता कम होने से अन्य संक्रामक हो जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है अगर वही वीक हो गई तो फिर इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, तो जिससे क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, जिससे कि अब पेशेंट के यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। इस वायरस के प्रति शरीर के एंटीबॉडी निष्क्रिय रहने के कारण यह इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। प्रमुख अवसरवादी संक्रमक जो HIV संक्रमण पश्चात होते हैं निम्न है, जो कि फर्स्ट है निमोनिया। देखिए क्या होता है, अब हमारी इम्यूनिटी यहाँ पर वीक हो गई। अब इम्यूनिटी वीक हो गई तो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कैसे करेगी, एंटीबॉडी कैसे रिलीज़ करेगी। अब जो एंटीबॉडी रिलीज़ की है, अब फॉरेन बॉडी जो है वो क्या एक्टिवेट है, अब उसने क्या किया, फाइट किया उसके साथ, तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा, इम्यूनिटी वीक हो गई। अब इससे क्या दिखाई देगा, हमें निमोनिया दिखाई देगा, TB दिखाई देगा, देन ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स, इसके जो है हमें रिजल्ट ये सब चीज़ें दिखाई देगी अगर वो HIV पॉजिटिव होता है पेशेंट। अब एड्स या HIV की गंभीरता का वर्णन करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एड्स देखते हैं कि इसके ये कितने क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के होते हैं एड्स। विश्व संगठन स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स को निम्न चरणों में विभाजित किया है। मतलब जो WHO है उसने क्या किया है, इसकी क्लासिफिकेशन दिए हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, प्राथमिक HIV संक्रमण, मतलब रोगी लक्षण ही विहीन असिम्प्टोमेटिक रहता है। प्राथमिक HIV संक्रमण मतलब जब प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो क्या है, कुछ ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसमें क्या हो रहा है, इस डिसीज़ में इसमें असिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे HIV के, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि
पेशेंट जो है वो HIV पॉजिटिव है। इसीलिए कहा गया था कि 15 to 20 ईयर्स भी लग सकते हैं इस डिसीज़ को अराइज होने में। अब सेकंड जो है स्टेज फर्स्ट HIV संक्रमण। अब स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। रोगी के जो लक्षण हैं वो नहीं दिखाई देंगे, मतलब सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, रोगी लक्षण विहीन रहता है एवं T4 सेल्स की संख्या 500 म्यू पर लीटर से अधिक रहती है। अब थर्ड स्टेज में देखें तो स्टेज सेकंड HIV संक्रमण में क्या है, इसमें रोगी में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एवं अन्य माइनर लक्षण उपस्थित होते हैं। साथ ही T4 सेल्स की संख्या 500 म्यू पर लीटर से कम हो जाती है। मतलब क्या है कि अब पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव है तो उसका जो अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी अफेक्ट होगा और उससे क्या होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा और कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देंगे। अब सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो गए हैं, पेशेंट HIV पॉजिटिव है। अब स्टेज थर्ड में देखें तो क्या होगा, रोगी में लगातार दस्त लगना, सीवियर इन्फेक्शन जैसे TB, निमोनिया होते हैं। साथ ही T4 सेल्स की संख्या 350 म्यू पर लीटर से कम हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें पेशेंट को मोशन लगेंगे और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से कॉज होगा, सीवियर इन्फेक्शन होगा और ट्यूबरक्लोसिस भी होगा, निमोनिया दिखाई देंगे पेशेंट में, है ना। और जो T4 सेल्स की जो क्वांटिटी है वो 350 म्यू पर लीटर से कम हो जाएगी। अब स्टेज फोर्थ में क्या होगा HIV संक्रमण में, फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है इसमें, इस अवस्था में ब्रेन टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कैंडिडियासिस या कोपोसिसार्कोमा जैसे रोग हो जाते हैं एवं T4 सेल्स की संख्या 200 म्यू लीटर से कम हो जाती है। अब इसमें क्या है, अब इसमें ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया है ना, ब्रेन तक इन्फेक्शन चला गया, हार्ट में इन्फेक्शन चला गया है, तो अब क्या होगा, T4 सेल्स की जो क्वांटिटी है वो और भी कम हो जाएगी। तो अब इन्फेक्शन से फाइट नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स क्या है। जब पेशेंट को HIV पॉजिटिव रहता है पेशेंट, तो उसमें कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, जो कि प्राइमरी सिम्टम्स देखते हैं क्या होता है। सबसे फर्स्ट में जैसे ही पेशेंट HIV पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट में उन्हें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फर्स्ट फीवर आता है, देन डायरिया होता है पेशेंट को, देन वीकनेस लगती है और हेडेक होता है, गले में दर्द होता है, मतलब सोर थ्रोट हो जाता है, और क्या है, लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है, मतलब जो लिम्फ नोड्स है उसमें क्या स्वेलिंग्स आ जाती है। अब क्या होगा, वेट लॉस होने लगता है धीरे धीरे पेशेंट का और वॉमिटिंग होने लगती है। अब सेकेंडरी देखते हैं इसके, सेकेंडरी सिम्टम्स देखते हैं क्या होते हैं, या कुछ टाइम बाद रिलीज या उत्पन्न होते हैं एवं मृत्यु तक हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सिम्टम्स में डिसेंट्री होती है और सेकंड क्या है, रैपिड वेट लॉस होता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से पेशेंट का वेट जो है वो कम होने लगेगा। और क्या होगा इसमें, और क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, डिज़निया दिखाई देगा, मतलब डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होगी पेशेंट को, और क्या होगा, अवसरवादी संक्रमण, मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएगा, निमोनिया कॉज होगा और ट्यूबरक्लोसिस होगी, और क्या होगा, लॉस ऑफ विज़न भी होने लगेगा। अब जो है इसकी सीवियर स्टेज स्टार्ट हो रही है, सीवियर स्टेज में है, तो इसलिए सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट को धीरे धीरे कॉज होंगे और पेशेंट की डेथ का कॉज बनेंगे। तो अब लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा, धीरे धीरे पेशेंट को जो है आइस में थोड़ा ब्लड विज़न दिखेगा और धीरे धीरे परमानेंटली जो है विज़न परमानेंटली लॉस हो जाएगा। अब क्या होगा, ऊतकों की कैंसर ग्रस्त स्थिति, मतलब क्या है कि जो टिश्यूज़ है उसमें क्या है, कैंसर प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब कापोसिस सार्कोनोमा, मस्तिष्क विकार होगा, मतलब HIV इंसेफेलोपैथी हो जाएगी, और T4 सेल्स की संख्या तेज़ी से घटेगी, मतलब ल्यूकोसाइटोपनिया, ल्यूको मीन्स WBC जो है हमारी, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है, और निया मतलब क्या होता है, कम होना, तो जो WBC जो हमारे हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अब वो कम हो जाएंगे तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई फाइट नहीं कर पाएगा, और जिससे क्या होगा, वो हमारी बॉडी पर पूरी तरह से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और हमारी डेथ का कारण बनेगा। अब द्वितीयक संक्रमण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, CMV राइनाइटिस हो जाएगा और ट्यूबरक्लोसिस होगा और न्यूमोनिया, और लास्ट में क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स सारे डिसीजेस कॉज होने के बाद वो
क्या डेथ हो जाएगी पेशेंट की। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे हम, फर्स्ट में तो हम असेसमेंट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थर्ड में है सिम्टम्स की जांच करेंगे, फोर्थ में क्या करेंगे ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे आरबीसी काउंट करेंगे, डब्ल्यूबीसी कितने कम हुए हैं, डीएलसी करेंगे, ईएसआर करेंगे और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे। उसके बाद में हम एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसार्वेंट जैसे कि एलिजा टेस्ट भी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे सीरम B2 माइक्रोग्लोबिन टेस्ट करेंगे और एंटीजन टेस्ट करेंगे। अब देखते हैं रोकथाम एवं नियंत्रण, मतलब अब इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे। हॉस्पिटल में हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले HIV की जांच कराई जाती है। इसमें HIV संक्रमण प्रसार पर नियंत्रण करते हैं। मतलब जब हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं या बॉडी के किसी ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं किसी पेशेंट में, तो हमें क्या करना है उससे पहले HIV की जांच करवानी है, मतलब HIV टेस्ट करवाना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव रहा और हमने उसका ब्लड किसी दूसरे एक हेल्दी पर्सन में उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो क्या होगा, जो हेल्दी पर्सन है वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर हम किसी बॉडी के ऑर्गन्स को भी अगर हमने डोनेट करवा दिया किसी दूसरे पर्सन में तो वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। अब सेकंड है समुदाय में HIV रोगियों की स्क्रीनिंग हेतु विशेष जांच कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे इनका सही उपचार किया जा सके। मतलब वही है कि समुदाय मतलब कम्युनिटी में क्या करना है, हमें स्क्रीनिंग के लिए हमें टेस्ट वगैरह करवाने हैं इनका, ताकि हम इनका जल्दी से उपचार कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें, इनकी जो डिसीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। HIV संभावित लोगों को इस रोग के बारे में आवश्यक जानकारी एवं मुफ्त निरोध उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब क्या है, जो HIV लग रहा है, जो मतलब जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है, अगर आपको लगता है टेस्ट के बाद कि ये HIV पॉजिटिव हो सकते हैं तो क्या करना है, उन्हें इसके बारे में सारी डिटेल्स देनी है कि ये क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और क्या करना है, उन्हें निरोध उपलब्ध कराना है। देन HIV संक्रमित जो लेडीज़ हैं उनको अनावश्यक गर्भधारण करने से मना करना है। यदि गर्भधारण करें तो विशेष निगरानी एवं उपचार का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अब जो लेडीज़ है जो HIV पॉजिटिव है तो उनको क्या करना है, बेबी कंज्यूम करने के लिए मना करना है। क्योंकि अब प्लेजेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू क्या है, अगर वो पॉजिटिव है, जो माँ है वो अगर पॉजिटिव है तो बेबी भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए उन्हें इस चीज़ के लिए क्या करना है, मना करना है। और अगर फिर भी अगर गर्भधारण करते हैं वो तो क्या करना है, उन्हें विशेष हमें देखभाल देनी है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। HIV रोगी के बॉडी फ्लूइड्स जैसे सीरम, ब्लड डिस्चार्ज, ब्रेस्ट मिल्क को सेफ्टी डिपोज करना चाहिए। मतलब जो भी सीमेंस है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क है, उनको क्या करना है, प्रॉपरली डिस्पोज करना है। समुदाय में अन्य STDs के जांच हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। मतलब वही है कि कम्युनिटी एरिया में हमें क्या करना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए टेस्ट करवाने के लिए क्या करना है, कार्यक्रम करवाने हैं। ऐसे लोग जिनमें एड्स की संभावना अधिक हो वहाँ रेगुलर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। मतलब ऐसे पर्सन्स अगर हमें लगता है कि जो एरिया है या जो पर्सन्स है जिस एरिया में वहाँ पर एड्स की संभावना ज़्यादा है तो क्या करना है, हमें वहाँ पे रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी है। तो अब ये इस टाइप के लोग कौन हो सकते हैं, जो पर्सन्स हैं वो असामाजिक तत्व हो सकते हैं, या फिर नशे के जो लोग ड्रिंक करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो HIV एंडेमिक क्षेत्र में हो सकते हैं, या कोई ड्राइवर्स हो सकते हैं, और या फिर जो लॉन्ग टाइम ट्रैवल करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जो चेंज करते हैं वो हो सकते हैं। एड्स की रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन्हें प्रभावी बताना चाहिए। अब एड्स हेल्पलाइन दिया है, एड्स हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, एड्स परामर्श केंद्र होते हैं, एड्स स्क्रीनिंग सेंटर्स होते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी हमें क्या करना है, पर्सन्स को देनी है। लोगों को संयमित जीवन एवं सुरक्षित यौन संबंध के लिए इनकरेज करना चाहिए। अब हॉस्पिटल्स में क्या करना है,
हॉस्पिटल्स में एचआईवी रोगी को आइसोलेट रखना चाहिए। हमें क्या करना है, उसे यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या करना है, बोर्ड लगाना है जिसमें लिखा होगा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। मतलब क्या करना है, हमने उसको आइसोलेट कर दिया कि कोई भी पर्सन उसके कांटेक्ट में नहीं जाए। एचआईवी रोगी के बॉडी फ्लूइड्स को सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% से उपचारित करने के बाद अलग से नष्ट करना चाहिए। देन एचआईवी रोगी के उपचार में प्रयुक्त उपकरण पुनः उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, निडल यूज़ की है, जो सिरिंज है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमें क्या करना है, अगर हमने एचआईवी पॉजिटिव के कांटेक्ट में अगर गए हैं लेकर उन चीज़ों को डिस्कार्ड करना है, फिर से हमें रीयूज़ नहीं करना है। अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए बैरियर नर्सिंग का उपयोग करना है ताकि हॉस्पिटल्स में क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन्स को इन्फेक्शन ना हो सके। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी तक एड्स का पूर्ण एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है, परंतु कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स का उपयोग इसके उपचार में किया जाता है। निम्न प्रकार से है, मतलब जो एड्स है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको सिर्फ क्योर किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। अब इसमें फर्स्ट है प्रोटीज इनहिबिटर्स ड्रग्स। यह दवा प्रोटीज एंजाइम के कार्य को अवरुद्ध करती है और क्या होता है, इससे एचआईवी संक्रमित कोशिका संबंधित हो जाती है। यह ड्रग्स निम्न है, मतलब अब हम कौन सी ड्रग देंगे, प्रोटीज इनहिबिटर ड्रग्स देंगे जिनमें रेट्रोनाविर होगा, नेल्फिनाविर हो गया और एंडेनावायर हो गया, सेक्वेनावायर हो गया, ठीक है, ये सारी हम ड्रग्स देते हैं। अब सेकेंडली क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स देंगे हम। अब इसमें क्या है, यह एड्स वायरस में उपस्थित रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम को क्या करती है, रोक देती है। इससे एचआईवी का आरएनए डीएनए नहीं बन पाता है एवं एचआईवी संक्रमण रुक जाता है। अब इसमें कौन सी ड्रग्स देंगे हम, जब डीएनए बन रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था यहाँ पर, तभी क्या हो रहा था, इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज हो रहा था, हमारी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो रही थी। अब हमें क्या करना है, उसके लिए ये ड्रग्स देनी है जिससे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इसमें लिडोवुडिन है और डोनाडोसिन है, स्टारवुडिन है और जालसिटाबिन है, ये सारी मेडिकेशन देनी है हमें। थर्ड में क्या करना है, हमें नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स देने हैं। यह दवा भी एड्स संक्रमण प्रसार को कम करती है, जिसमें क्या है, नेल्विरापाइन है। हमें ये सारी ड्रग्स यूज़ करनी है। अब क्या करना है, एड्स में अनेक अवसरवादी संक्रमण भी हो सकते हैं जिनका उपचार संबंधित एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। मतलब जब एड्स हो रहा था तो क्या हो रहा था, बहुत सारे इन्फेक्शन कॉज हो रहे थे और वो सारे बॉडी के पार्ट्स को क्या कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, सारे जो ऑर्गन्स हैं उन पर अफेक्ट हो रहे थे। तो अब ये जो बहुत सारे जो दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन भी हुए हैं, अब उसको हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक के थ्रू क्या करना है, ट्रीट करना है। एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। रोगी का लाक्षणिक प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। मतलब अब कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, जैसे कि फीवर दिखाई दे रहा था, पेन हो रहा था, वॉमिटिंग्स हो रही थी, तो हमें क्या करना है, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक्स देनी है ना, एनाल्जेसिक्स देनी है पेन के लिए, देन एंटीएमेटिक्स देनी है हमें पेशेंट को वॉमिटिंग के लिए। आवश्यकता अनुसार रोगी को एचआईवी फ्लूइड्स एवं इलेक्ट्रोलाइट भी प्रोवाइड करने हैं। आवश्यकता अनुसार रोगी को O2 थेरेपी भी प्रोवाइड करनी है। पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी हो रही थी तो हम क्या करेंगे, उसको O2 थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। पहले तो डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस क्या बनेगी, रोगी को गंभीर दर्द होना, मतलब अगर पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है तो हमें क्या करना है, तो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या करने हैं, रोगी से पेन की सीवियरिटी एवं साइट्स पूछकर नोट करना है। मतलब पेशेंट से पूछना है आपको कहाँ पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, और फिर क्या करना है, मुझसे मेडिकेशंस देनी है, पहले तो नोट डाउन करना है। देन रोगी को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करनी है, जो पेन किलर्स है हमें वो देनी है। रोगी को अन्य मेडिसिन्स जो कि कीमोथेरेपी में शामिल है नियमित रूप से प्रोवाइड की जाती है। अब रोगी को क्या है, हमें मेडिकेशंस देनी है और कुछ कीमोथेरेपीज़ में भी क्या मेडिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो हमें क्या करना है, वो भी प्रोवाइड करनी है। रोगी को सीवियर पेन होने पर ओपॉइड या नारकोटिक्स भी प्रोवाइड की जाती है। अब अगर ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को तो हमें ओपॉइड और नारकोटिक्स देना है। रोगी की
गर्म या ठंडे बैग से सिकाई भी की जाती है। मतलब अब अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो हमें हॉट एप्लीकेशंस या कूल एप्लीकेशंस देनी है। यदि दर्द कम है तो रोगी को डाइवर्जन थेरेपी दी जा सकती है। मतलब क्या है कि अगर पेशेंट को कम हो रहा है तो हमें क्या करना है, या तो हम उसे म्यूज़िक थेरेपी दे सकते हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। श्वसन संदमित होना मतलब सप्रेस रेस्पिरेशन। अब क्या हो रहा था, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही थी, जो रेस्पिरेशन है पेशेंट का सप्रेस हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में रोगी का SpO2 स्तर कंटिन्यूस मॉनिटर करना है। अब हमें देखना है उसका ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, हमें उसे मॉनिटर करना, नोट डाउन करना है। यदि आवश्यक हो तो नम ऑक्सीजन O2 एडमिनिस्टर की जानी चाहिए। अगर लग रहा है हमें कि नीड है ऑक्सीजन की, SpO2 बहुत कम हो रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की मात्रा देनी है पेशेंट को। यदि श्वसन मार्ग में सिक्रीशन हो तो नेबुलाइजेशन दिया जाना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा जो ट्रैकिया है, इसोफेगस है, अगर लग रहा है हमें कि कफिंग हो रही है या कुछ सिक्रीशंस हो रहे हैं हमें, तो क्या करना है, उसको भाप देनी है, नेबुलाइज करवाना है। अब नेबुलाइज के लिए हम कौन सी मेडिकेशन यूज़ करेंगे, एस्थलीन या फिर बुडिकॉट का यूज़ करेंगे। यदि नीड है तो हम सक्शनिंग भी करेंगे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है माउथ में तो क्या करेंगे, हम सक्शनिंग करके उसको रिमूव आउट करेंगे। रोगी को सेमी फ्लावर या हाई फ्लावर पोजीशन देना चाहिए। रोगी को क्या करना है, हमें सेमी फ्लावर पोजीशन देना है, मतलब कि 45 डिग्री जो है उसको 45 डिग्री पर हमें क्या करना है, उसको डिग्री के एंगल पर हमें बिठाना है, या फिर हाई फ्लावर पोजीशन भी दे सकते हैं। हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है हमें, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, रोगी को संभव हो तो आइसोलेशन में रखना चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, पेशेंट को सेपरेट करके रखना है दूसरे पेशेंट से। रोगी के कमरे में अनावश्यक भीड़ नहीं लगने देनी है, चाहिए कि सीमित लोगों को ही प्रवेश देना है। मतलब क्या करना है, हमें उनके कमरे में ज़्यादा पर्सन्स को आने नहीं देना है, लिमिटेड लोगों को ही हमें एंट्री देनी है। जो व्यक्ति रोगी के साथ रहे वह संक्रामक रोग या त्वचा रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मतलब जो पेशेंट के साथ जो अटेंडर है वो हेल्दी होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। रोगी को मेडिसिन देने से पूर्व एवं बाद में हाथ धोने चाहिए। अब हमने मेडिकेशन किया, उसके पहले भी उसके बाद में भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। रोगी की देखभाल में एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना चाहिए। अब हमें उसकी केयर करने में क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करना है कि सारी चीज़ें स्टेराइल हो और किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो जाए। रोगी की घावों की स्टेराइल ड्रेसिंग करनी चाहिए। अब अगर पेशेंट को जो भी वुंड है, हमें उसे क्या करना है, प्रॉपर स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है, इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना है, उसे एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, और प्रॉपर हमें सेवलॉन, स्पिरिट और सारी डेटॉल्स वगैरह से क्या करना है, क्लीन करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस, मृत्यु की चिंता होना मतलब क्या है, सीवियर एंजाइटी। अब पेशेंट को अगर पता चला कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो क्या होगा, पेशेंट को सीवियर एंजाइटी होने लगेगी। तो क्या करना है, हमें रोगी के साथ विश्वासपूर्ण नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाना है। मतलब क्या करना है, हमें एक अच्छा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन करना है। पेशेंट से कम्युनिकेशन करके क्या करना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। रोगी के प्रश्नों का सकारात्मक ढंग से जवाब देना है। पेशेंट अगर आपसे कुछ पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव तरीके से क्या करना है, आंसरिंग करना है। रोगी की आर्थिक समस्या के निवारण हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता योजनाओं के बारे में बताना है। अब जो भी गवर्नमेंट्स के साइड से जो भी फैसिलिटीज़ दी है उन्हें क्या करना है, हमें पेशेंट को बताना है। जैसे कि BPL का निःशुल्क उपचार, जिनके पास BPL कार्ड होता है उनको फ्री में क्या होता है, ट्रीटमेंट मिलता है। रोगी के परिचितों को सदैव सकारात्मक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब जो अटेंडर्स हैं, जो साथ में पेशेंट के हैं, हमें उन्हें बोलना है कि आप पेशेंट को और एंजाइटी पेशेंट में और ज़्यादा फियर नहीं मतलब रिलीज़ करें। आप क्या करें, उनको पॉजिटिव तरीके से बात करें, पॉजिटिव बात करें, उनको उनके साथ नेगेटिव बातें नहीं करें।
अब यदि मृत्यु की संभावना अधिक हो तो व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए देना है। अब लग रहा है कि पेशेंट जो है, पेशेंट की लास्ट स्टेज है, अब पेशेंट की डेथ होना ही है, तो क्या करना है, हमें उसको जो भी उनकी जो रिलीजियन से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो देना है। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है, रेस्टलेसनेस। अब पेशेंट जो है वो बहुत मतलब बेचैन हो रहा है, तो क्या करना है हमें, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, कंफर्टेबल पोजीशन देना है पेशेंट को, और क्या करना है, एक शांत माहौल उसको प्रोवाइड करना है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, साइलेंट माहौल होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक्स था HIV एड्स। हमने देखा कि ये किस रीज़न से होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस कॉज से, ये किस वायरस से क्या होता है, संक्रमित होता है, और इसकी क्या है ट्रीटमेंट क्या है, और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनती है, और नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन हमें क्या करने हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।